हमारे पठानकोट के अंदर पार्किंग लॉट्स तो है ही नहीं, जो हैं वो इतने कम हैं कि उनसे जो पार्किंग की समस्या है उसका समाधान नहीं निकलता। डलहौजी रोड ले लीजिए, रोड पे जितनी बिल्डिंग्स बनी किसी के पास एनओसी नहीं है, किसी के नक्शे पास नहीं है, और वहाँ भी शायद भाई भतीजावाद है या किस चीज़ का चलन है। किसी का नक्शा, किसी का बिल्डिंग बन जाती है, किसी को रोक दिया जाता है। कि पठानकोट में एक एयरपोर्ट था जो कि पिछले काफ़ी समय से बंद हो गया, और उसके बंद होने का जो रीज़न है, मैं तो यही कहूँगा कि पॉलिटिकल विल नहीं थी। ये झूठ बोला जाता है कि ट्रैफिक नहीं था, में अपने पैसेंजर्स नहीं थे। नमस्कार दोस्तों, अतिक्रमण एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि पिछले कई समय से, कई सालों से हम जब से देखते आ रहे हैं, अतिक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए जिलाधीश पठानकोट ने शायद कमर कस ली है, और वो सुबह तड़के उठकर मार्केट में निकलते हैं, सफाई अभियान को देखते हैं, और जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, अतिक्रमण मीन्स एनक्रोचमेंट्स, जिन्होंने एनक्रोचमेंट्स की हुई हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी एनक्रोचमेंट को हटाइए और शहर को साफ़ सुथरा एंड क्लीन और बड़ा और सुंदर बनाइए। हालांकि ये जिलाधीश की बहुत अच्छी पहल है। शायद पिछले कई अरसे से, जब से पठानकोट ज़िला बना है, शायद ये पहले जिलाधीश ही होंगे जिन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है। तो इसी अतिक्रमण और सफाई के मुद्दे को लेकर आज हमारे बीच हैं पठानकोट व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनिंदर सिंह जी। तो आइए हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर। मनिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका AMI न्यूज़ में। धन्यवाद खुराना साहब। ऐसा है, किसी भी शहर की सुंदरता एक कलेक्टिव सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, DC साहब, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, SSP साहब, या फिर कॉमन नागरिक हैं, शॉपकीपर, छोटे से छोटा शॉपकीपर, बड़े से बड़ा इंडस्ट्रिस्ट। सबकी जिम्मेवारी बनती है कि वो शहर को कैसे सुंदर बना रहने दे सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि DC साहब जो कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से हमारे ज़िले के, जैसे आपने कहा, फर्स्ट DC हैं सरदार हरबीर सिंह जी, जो खुद सुबह निकलते हैं 7 बजे और 12-1 बजे तक वो लगे रहते हैं, लोगों को पहले एजुकेट करते हैं, फिर थोड़ी सख्ती भी करते हैं, जो कि ज़रूरी है। सबसे पहले उन्होंने व्यापार मंडल की और जो एसोसिएशंस हैं सबकी मीटिंग बुला के हमारे साथ एक कलेक्टिव डिसीजन लिया। हमने सबने डिसाइड किया कि हाँ, हम अपने शहर को सुंदर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा शहर कोई आए बाहर से उसको सुंदर लगे। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम सभी अपने घर से शुरू करें। मैं देखूं कि क्या मैं अपनी दुकान के बाहर कोई सामान तो नहीं लगा रहा। अगर DC साहब ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ किया है कि हम 2 या 2.5 फीट शटर के आगे कुछ अपना सामान रख सकते हैं, तो ये एक हमारे लिए बेनिफिट है, ये हमारा राइट नहीं है। ये हमें उन्होंने एक लीनियंसी दी है कि हमारी आदतें बन चुकी हैं कि हम बाहर सामान लगाते ही लगाते हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो 2-2.5 फुट तक आप सामान लगाओ, 10 फुट तक ना लगाओ। हाँ, 10, 12, 15 फुट भी मैंने देखा है। मॉडल टाउन डलहौजी रोड में आप देखो, बहुत बुरा हाल है। रेलवे रोड अगर अभी आप जाते हैं, गांधी चौक जाते हैं, आप देखेंगे कि आप सोचेंगे हम कहीं नई जगह पे आ गए हैं। सारे दुकानदार भाई बिल्कुल अपनी दुकान के अंदर आ गए हैं, और जैसे कि इंस्ट्रक्शंस हैं वैसे ही वो चल रहे हैं पिछले 1-2 महीने से। पर जब हम डलहौजी रोड पे आते हैं या ढांगू रोड पे आते हैं, वहाँ पर अभी काम होने की ज़रूरत है। और DC साहब जैसे लगे हुए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा डलहौजी रोड और ढांगू रोड और पटेल चौक, ये सियाली रोड भी, ये सारा दुकानदार भाई अगर साथ मिलके चलेंगे तो ज़रूर अच्छा और सुंदर लगेगा। मनिंदर जी, जैसे आपने बोला कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये सारा कलेक्टिव वर्क है। इसमें जो जहाँ कलेक्टिव वर्क है, जहाँ हम बात करें दुकानदार भाइयों की, दुकानदार तो अंदर भी चले जाएंगे और वो अपने 2 फुट जितना उनको प्रिस्क्राइब्ड है, उनका एरिया जितना उनको लीनियंसी दी गई है, वो उसमें चले जाएंगे। परंतु प्रॉब्लम आती है रेडियों की। रेडियाँ जो हैं, एक बहुत बड़ा समस्या है। जब हम रेडियों की बात करते हैं तो लोग अक्सर बोलते हैं वो गरीब आदमी हैं, उनको नहीं छेड़ना चाहिए। तो हम ये नहीं बोलते कि उनको हटा दो, उनके लिए कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर एक बार रेडियाँ को लाइसेंस देके
और उनको उसके अंदर कर दिया जाए, और उसके बाद किसी भी रेडी को बाहर आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और ऐसा किया भी गया था, और फिर रेडियाँ उतनी की उतनी हो गई जितनी पहले होती थी, रादर उससे भी ज़्यादा हो गई। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए खुराना साहब, हमारे शहर की ये विडंबना कही है आप कि आसपास के जितने भी कठुआ लगा लो, हिमाचल लगा लो, बटाला तक से लोग यहाँ पे आके रेहड़ियाँ लगाते हैं, ऑटो चलाते हैं और हमारे शहर का जो ट्रैफिक है वो उसका बुरा हाल करते हैं। हम बार बार कॉरपोरेशन से ये अपील कर चुके हैं, उनको बोल चुके हैं, मीटिंग्स कर चुके हैं। डीसी साहब ने भी इस बार बोला, हमारी लास्ट मीटिंग में उन्होंने बोला है कि जितनी रेडीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको एक टैग दिया जाए, एक उनको प्लेट लगाई जाए ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि ये पठानकोट का ही बंदा है। सिमिलरली विद ऑटोस। नहीं, मैं इस बात से आपसे थोड़ा सा डिफर करता हूँ। पठानकोट का बंदा हो या जलंधर का बंदा हो या लुधियाना का हो, इलीगल जगह पर रेडी लगाने की इजाज़त क्यों दी जाए, बिल्कुल। चाहे वो पठानकोट का ही क्यों ना हो। अभी कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पर आके, ज़्यादातर आप ये देखना पठानकोट के लोगों की रेडियाँ कम होंगी, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की रेडियाँ ज़्यादा हैं। वो पूरे एक काफ़ी तादाद में इकट्ठे होकर आते हैं। अगर नारियल लगाए हैं तो नारियल 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 हो गए, अगर मूंगफली लगी है तो मूंगफली 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 होगी। तो ये पठानकोट के लोग थोड़ी हैं, तो इनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। बिल्कुल और बिल्कुल पर्टिकुलरली इनको कोई जगह दें, चाहे वो कहीं के भी लोग हों, उनको जगह दें कि इस जगह से आप बाहर नहीं निकलोगे। बिल्कुल आपने सही बोला खुराना साहब। ये समस्या पठानकोट में पिछले काफ़ी सालों से आ रही है कि जो आप बात कर रहे हैं, कोई एक तबका वो यहाँ पे, जैसे हम बाहर जा रहे हैं, पंजाबी क्या कर रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं। जो यूपी साइड वाले हैं वो पंजाब को कनाडा समझ के वो यहाँ पे आ रहे हैं, वो यहाँ पे सारे अपना अड्डा जमा रहे हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है हमारे प्रशासन का कि उनको आइडेंटिफाई करके, एक तो उनकी आइडेंटिफिकेशन हमारे पास नोट हो थानों में, साँझ केंद्रों में कि ये बंदे यहाँ पे मौजूद हैं। कल को कोई अगर वारदात होती है तो वी कैन आइडेंटिफाई देम। और दूसरा, जैसे आपने बोला, रेडी मार्केट एक है हमारे शहर में। वो भी रेडी मार्केट वाले भी जो क्या करते हैं, 5 बजे के बाद रेडियाँ बाहर ले आते हैं। एक तो वो स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए कि जो रेडी मार्केट है वहीं पर लगेगी। हाँ, अगर रेडियाँ बढ़ गई हैं, आपको लगता है कि बाहर से भी हमारे पास आ रहे हैं, कॉरपोरेशन को इनकम होती है सर इससे, वो चार्ज करते हैं कोई सर फीस इतनी वगैरह। इनकम नहीं होती जितना नुकसान होता है। हाँ, तो उस एक रेडी मार्केट और आइडेंटिफाई करें, बड़ी जगह है इनके पास। यहाँ ट्रस्ट की जो जहाँ पे आपके पास ही ट्रस्ट की मार्केट है, काफ़ी जगह पड़ी है, यहाँ पे टेम्पररी बना दें। वहाँ खड्डी के पास कितनी जगह है, खड्डी पुल के पास, वहाँ बना दें। आइडेंटिफाई करके इनको एक सेग्रीगेट कर दें कि ये यहीं पे रहेंगे, शहर के बीच में नहीं आएंगे। ये तो इंश्योर करना पड़ेगा सर, अगर आपने शहर को बचाना है तो। शहर को सुंदर बनाना है। सुंदर बनाना है और बचाना भी है। और मनिंदर जी, एक बात और बताइए, प्रॉब्लम आती है पार्किंग की। हमारे पठानकोट के अंदर पार्किंग लॉट्स तो है ही नहीं, जो हैं वो इतने कम हैं कि उनसे जो पार्किंग की समस्या है उसका समाधान नहीं निकलता। तो गवर्नमेंट, हमारी जो कॉरपोरेशन है, इसको चाहिए कि आइडेंटिफाई करे जगह को। जैसे आपका ये पुराना एनिमल हस्बेंड्री का जो वेटरनरी हॉस्पिटल था, तो उसको आइडेंटिफाई करके उसमें मल्टी लेवल पार्किंग बन सकती है। और भी कई जगह निकल सकती हैं जहाँ पार्किंग हो सकती है, और स्ट्रिक्टली क्रेन लाई जाए, उठाई जाए, ताकि, क्योंकि डे बाई डे, अभी तो देखिए ट्रेन बंद है। जिस दिन हिमाचल वाली ट्रेन चल पड़ी उस दिन शहर फिर रुक जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। उस दिन से 14 बार दिन में फाटक बंद होगा। ज़्यादा आप, बार सर, हाँ, 14 से ज़्यादा बार बंद होगा। आप इमेजिन कीजिए शहर का हाल, ट्रैफिक का हाल। अभी तो हम बड़े दावे कर रहे हैं कि वो वाली पार्किंग चल पड़ी है, वो वाली चल पड़ी है। हमें पार्किंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं डीसी साहब से ये हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूँगा। 12-13 साल पहले भी ये यहाँ पे जो मार्केट कॉम्प्लेक्स बना है ट्रस्ट का, यहाँ पे पहले मल्टी स्टोरी पार्किंग डिसाइड हुई थी। पता नहीं फिर इन्होंने फाइनेंशियल देखने के लिए कि हमें कोई फ़ायदा हो जाए, ये जगह बिक जाए, तो इन्होंने मार्केट बना दी। ना मार्केट बिकी, वैसे के वैसे एक वो हाथी बन गया जिसको अब ये पालना भी इनको मुश्किल लग रहा है। तो मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो, जैसे आपने बोला वेटनरी हॉस्पिटल, वो भी काफ़ी जगह है, वहाँ पे अगर मल्टी स्टोरी पार्किंग फैसिलिटी दे दी जाए शहर के लिए, तो एक ऐसी सौगात होगी जो आने वाले लंबे समय तक सारा शहर याद करेगा और इनको दुआएं देगा डीसी साहब को। और ये कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। कर भी सकते हैं। बिल्कुल ठीक बोला आपने। और देखिए, रेडियो की समस्या, अभी हमने शुरू की थी अतिक्रमण से। आज डीसी साहब सैली रोड पे आए थे। सैली रोड पे ये सबको वार्निंग देकर गए हैं, जितने भी नारियल वाले थे उनको वार्निंग दे गई है।
मेरी डीसी साहब से बात हुई, उन्होंने बताया कि आज हमने वार्निंग दी है और अगर ये इनको बोल दिया गया ये यहाँ से उठा लें और उसके बाद जो है इसका हम चालान करेंगे या जो भी करेंगे वो। अब मैं बात करूँगा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है 1000 मीटर और 100 मीटर, कभी 100 मीटर हो जाता है, कभी 10 मीटर हो जाता है। इस मुद्दे के ऊपर शहर हमारा, पहले तो डेवलपमेंट सारी रुक गई थी क्योंकि एयरफोर्स की तरफ से भी नहीं आ सकते आप, ओटीजी की तरफ से नहीं आ सकते, आर्मी की तरफ से नहीं आ सकते, सारा पठानकोट चारों तरफ आर्मी से घिरा है। तो जगह इतनी कम हो गई थी कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। डलहौजी रोड ले लीजिए, रोड पे जितनी बिल्डिंग्स बनी, किसी के पास एनओसी नहीं है, किसी के नक्शे पास नहीं है, और वहाँ भी शायद भाई भतीजावाद है या किस चीज़ का चलन है, किसी का नक्शा, किसी का बिल्डिंग बन जाती है, किसी को रोक दिया जाता है, किसी को सील कर दिया जाता है, फिर अपने आप ही सील खोल दी जाती है छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज़ करवा के, तो उसके बाद वो सील खुल जाती है। इससे लोगों में कितनी निराशा भी है और हम क्या वर्ड बोलेंगे कि अनसर्टेनिटी है कि लोगों को पता ही नहीं है कि ये हमारी बिल्डिंग लीगल है या इलीगल है। देखा देखी, एक दूसरे को देखा देखी बनाते जा रहे हैं। भगवान ना करे कल को एकदम सख्ती हो जाए और सरकार ऊपर से ऑर्डर आ जाए कि डिमोलिश कर दो, तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? क्या जिन्होंने, क्योंकि कॉरपोरेशन बोलेगा हमने तो नक्शे ही नहीं पास किए, हमने तो मना किया था बनाने के लिए, और लोग बनाते जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या आप समझते नहीं है कि कोई कानून बने या क्लैरिटी आए जिससे कि लोगों को पता चले कि क्या हम लीगल काम कर रहे हैं या इलीगल कर रहे हैं? देखिए सर, ऐसा है कि शहर हमारा छोटा सा है, आबादी दिनों दिन बढ़ रही है, तो बढ़ेगी जाएगी कहाँ पे? फिर 1000 मीटर से 900 पे आए, 800 पे आए, 700 पे आए। अब बात चल रही है कि जैसे 100 मीटर का भी कोई ऐसा हुआ है, किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है। मनिंदर जी, मैं आपको क्लैरिटी दे दूं, 1000 मीटर से कोई 700 600 500 नहीं हुआ, सब वो बातें 1000 ही रहेगा, 1000 ही रहेगा। क्योंकि वो एक लाइव एम्यूनिशन पड़ा है वहाँ, वो उसमें 1000 मीटर से कम नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर इस सब की भी मेरे ख्याल से जिम्मेवारी आ जाके फिर डीसी साहब पे आती है। हाँ, या सख्ती कर दे, नहीं या बनने दे। हाँ, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि अगर तो आपको पता है कि ये हो ही नहीं सकता कभी काम, Yes. तो फिर वहाँ पे बिल्डिंग आनी ही नहीं चाहिए। यस, जो ये भाई भतीजा वहाँ से आप कह रहे हैं बिल्डिंग्स बन रही हैं, क्योंकि जब अब बन जाती है ना तो वो व्यापारी का बहुत नुकसान है। लाखों करोड़ों की पहले जगह लो, फिर बनाओ, फिर वो उसको आप तोड़ोगे तो वो तो हर कोई नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। ठीक है ना जी? तो उसको पहली ही स्टेज पे जब वो लेता है उसको खरीदने ही नहीं दी जाए। यस, ये तो इनके हाथ में यही है। बात मैं कह रहा था। हाँ। जिस दिन पहली रेडी लगती है, हाँ। अगर वो रेडी उस दिन ही लगने ना दी हाँ। जाए तो और कोई रेडी आएगी नहीं। बिल्कुल, अगर मेरे को पता है मेरे को जगह यहाँ पे जगह मिलनी नहीं है, Yes. मैं कहीं और जाऊंगा। यस, ठीक है ना? तो उससे क्या होगा कि हमें आगे आने वाले टाइम में कोई समस्या नहीं आएगी और हमारी इंडियन आर्मी को कोई समस्या नहीं आएगी, हमारे देश को कोई समस्या नहीं आएगी। सर ये देखिए, हमारा सैली रोड पे जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की मार्केट है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का जो ऑडिटोरियम है, उसके साथ कितनी जगह खाली पड़ी है, और उसका जितनी मार्केट है सर ये अबंडन टाइप की मार्केट है। अगर किसी का विज़न होता, अगर किसी का, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे एमएलए का या हमारे किसी चेयरमैन का, इनका जॉइंटली एक विज़न होता, और ये जो ये जिम है, जो डॉक्टर थिंड के सामने वाली जो बिल्डिंग्स हैं, वो इन्होंने रेजिडेंशियल की थी, अगर वो सारी कमर्शियल होती, और देखिए इससे ब्यूटीफुल जगह आई डोंट थिंक कि शहर के अंदर कोई है, और इतना प्लान्ड सारे शोरूम्स बनने थे। आप देख लीजिए, उस पार्किंग की समस्या नहीं थी, कितनी बड़ी पार्किंग मिल जाती है यहाँ पर, ऑडिटोरियम के साथ जितनी पार्किंग है वो लीगल पार्किंग बन जाती और सारे शोरूम बन जाते, और डलहौजी रोड जो है वो वैसे का वैसा साफ़ सुथरा रहता। सर, यही बात है, इच्छा शक्ति की कमी है। Yes. जो भी हमारे एमएलए साहब आते हैं उनके अपने कुछ मंतव्य होते होंगे, वो उनको प्रायोरिटी देते हैं, जबकि शहर की ब्यूटिफिकेशन को, शहर की डेवलपमेंट को प्रायोरिटी आज तक मेरे ख्याल से किसी ने नहीं समझा है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल हाईवे के साथ एरिया पड़ता है, कोई ट्रैफिक शहर में आने की ज़रूरत ही नहीं है, बाहर से आए बाहर से गए। ठीक है ना जी? और इतनी अबंडेंट जगह है यहाँ पे, बिल्डिंग्स बनाओ, कमर्शियल बिल्डिंग्स यहाँ पे डेवलप हो, एरिया सारा कमर्शियल डेवलप हो सकता है पटेल चौक में, अभी भी हो सकता है। अगर ये चाहें तो अभी भी इसको कर सकते हैं। आप सरकार जो है वो कहते हैं कि लोगों की सरकार है, आम जनता की सरकार है, तो आम जनता तो यही चाहती है कि जो एरिया जहाँ पे ट्रैफिक की
आशंका सबसे कम हो, वहाँ पे ही बिजनेस डेवलप होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये सयाली रोड वाला एरिया, ट्रक यूनियन वाला एरिया, ये बेस्ट ऑप्शन है अभी के लिए कि यहाँ पे मार्केट डेवलप हो सकती है। अच्छा, मेरे को मनिंदर जी एक बात बताइए, हम दोबारा वापस आ रहे हैं उस जगह पे, आर्मी के ऊपर। आर्मी का जो वो है जो 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर की जो बात थी, मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ कि अभी तक 100 मीटर है ओटीजी के पास, और जो डिपो है, मेन डिपो जो जहाँ एम्यूनिशन डिपो है, वहाँ से 1000 मीटर है आज की डेट में। तो जो 100 मीटर है, अब आप ये देखिए ओटीजी के दीवार के बिल्कुल साथ एक बिल्डिंग तैयार होगी 3 मंजिला, और वो बिल्डिंग अंदर 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 से बनती गई और वो बन के तैयार हो गई। और वो बिल्डिंग को जब मैंने आर्मी अथॉरिटीज़ से पूछा, वो कहते हैं कि हम तो कितनी कंप्लेंट्स कर चुके हैं, क्योंकि वो हमारी, आप ये देखिए उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर अंदर बिल्कुल देखा जा सकता है, अंदर कुछ भी किया जा सकता है, कितना बड़ा थ्रेट है उस बिल्डिंग, वो बिल्डिंग आर्मी अथॉरिटीज़ के लिए। परंतु वो बन गई, और जब मैंने सीईओ से बात की, उन्होंने बताया जी हम तो कई कंप्लेंट्स कर चुके हैं इसकी, और जब मैंने डीसी साहब को पूछा, वो कहते हैं हमें तो कंप्लेंट नहीं आई कोई। ये एक बड़ा, मैं तो फिर वही बात आ गई, अनसर्टेनिटी, किसी को कुछ क्लैरिटी नहीं है, इसकी क्लैरिटी कौन देगा? देखिए आर्मी अथॉरिटीज़ बोलती नहीं है, और डिप्टी कमिश्नर, मैं क्या बताऊँ आपको इस बारे में। देखिए खुराना साहब, ऐसा है, आर्मी के ऊपर तो टिप्पणी देना हमारे लिए Yes. अच्छी सही बात नहीं है, क्योंकि जो आर्मी है हमारी सुप्रीम है। आर्मी और सर, आर्मी, आर्मी को कोई इंटरेस्ट थोड़ी है अपना। हाँ, आर्मी का जो प्रेरोगेटिव है, जो इंटेंशन है, वो है नेशनल National सिक्योरिटी security, एंड yes. सेफ्टी। Yes. तो वो सबसे प्राइम इशू है। अगर आर्मी को उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको मेरे ख्याल से उन्हें डीसी साहब को बोल के तुरंत हटवाना चाहिए, ये तो मैंडेटरी है। मनिंदर जी, तीसरा एक और बहुत अहम मुद्दा है कि पठानकोट में एक एयरपोर्ट था जो कि पिछले काफ़ी समय से बंद हो गया, और उसके बंद होने का जो रीज़न है, मैं तो यही कहूँगा कि पॉलिटिकल विल नहीं थी। ये झूठ बोला जाता है कि ट्रैफिक नहीं था, अपने पैसेंजर्स नहीं थे, वेयर एज आई वॉज वेरी अटैच टू दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। मैं उनके अथॉरिटीज़ के साथ भी काफ़ी अटैच्ड रहा हूँ, और यहाँ से फ़्लाइट्स जो हैं, आप पिछला सारा डाटा निकाल के देख लीजिए, 80 85 90% फुल जाती थी। और वो फुल इसलिए भी जाती थी क्योंकि आर्मी का बहुत बड़ा बेस है, एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस है, और ये स्टेशन जो था पठानकोट जो है, इसके आसपास जितना भी हिमाचल और JNK लगता है नज़दीक का, और पठानकोट इटसेल्फ, यहाँ के सारे लोग ट्रैवल करते थे और बड़ा ठीक ठाक चल रहा था। सिर्फ ये उड़ान स्कीम भी बंद होने के बाद भी चलता रहा। ये गलत अफवाह उड़ाई जाती है कि उड़ान स्कीम बंद होने के कारण बंद हो गया, ऐसा भी नहीं है। उड़ान स्कीम बंद होने के बाद भी ये फ़्लाइट्स कंटिन्यू रही, और एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि फ़्लाइट्स जो हैं डेली हो जाएंगी, और शेड्यूल भी आ गया था। उसके बाद क्या हुआ कि पठानकोट से फ़्लाइट्स बंद हो गई और एयरपोर्ट ही बंद हो गया। और जब विनोद खन्ना जी थे, स्वर्गीय विनोद खन्ना जी का सपना था कि मैं पठानकोट में होपिंग फ़्लाइट शुरू करूँगा, दिल्ली पठानकोट श्रीनगर, दिल्ली पठानकोट लेह, दिल्ली पठानकोट गग्गल। तो इस तरह से फ़्लाइट्स आ जाएंगी तो पठानकोट से काफ़ी ट्रैफिक जाएगा और लोगों के लिए भी ऑप्शंस हो जाएंगी, एक बात। दूसरी बात, ट्रेन, पठानकोट से जो ट्रेन चली, ये अपना वंदे भारत का स्टॉपेज पठानकोट में नहीं दिया गया। इसके बारे में भी आप लोग काफ़ी बार बोल चुके हैं कि पठानकोट से वंदे भारत ट्रेन का जो स्टॉपेज है वो पठानकोट में आना चाहिए। और जब हमने यहाँ लीडर्स से बात की तो उन्होंने कहा कि जो वंदे भारत का स्टॉपेज है वो पठानकोट में नहीं आ सकता, क्योंकि पंजाब में सिर्फ एक ही स्टॉपेज देना था, वो उन्होंने लुधियाना दे दिया। तो मैंने ये भी ऑप्शन दी थी कि आप कंदरौड़ी में रुकवा दो, वो तो हिमाचल है, हिमाचल का तो कोई रास्ते में स्टेशन आता नहीं है, तो कंदरौड़ी में रुकवा दो, उससे पठानकोट का मसला सॉल्व हो जाएगा। तो अब एक और वंदे भारत शुरू हो गई है, वो उसका स्टॉपेज कठुआ में और उधमपुर में है, तो पठानकोट में नहीं है। तो अगर वहाँ उस स्टेट में 2 जगह हो सकता है तो पठानकोट में क्यों नहीं हो सकता, जबकि ये पूरा हिमाचल का एरिया लगता है इसको साथ, एयरफोर्स आर्मी सारा है। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे?
देखिए मैं पहले सवाल पे पहले आता हूँ। हाँ, एयरफोर्स में पॉलिटिकल विल की बहुत ज़्यादा कमी है। पठानकोट का कोई वाली वारिस नहीं है जो सेंटर में पठानकोट की बात उठा सके, सबसे पहली बात। दूसरी कोई बात, वाली वारिस था, इतना बड़ा लीडर था, हाँ, पंजाब का विनोद प्रधान खन्ना था, जी के पंजाब का प्रधान था, अश्वली जी, हाँ, अश्विनी जी थे। अश्वली जी पंजाब के प्रधान थे। अभी भी वो हमारे माननीय एमएलए साहब हैं, वो चाहे तो उनकी काफ़ी पकड़ है, मोदी साहब के साथ भी उनकी डायरेक्ट अप्रोच है, तो वो चाहे तो एयरपोर्ट को भी चलवा सकते हैं और वंदे भारत वीर को आ तो सकते हैं। चलवाई क्यों नहीं अभी तक, या चलवाया क्यों नहीं और रुकवाई क्यों नहीं? मैं वही हैरान हूँ कि जितनी उनमें विल पावर है, वो कहते हैं, दावा करते हैं कि मैं जो ठान लेता हूँ वो मैं करता हूँ, तो या उन्होंने अभी तक ठाना नहीं है, तो नहीं, उनको वैसे मेरी बात हुई थी, वो तो कह रहे हैं कि जल्दी ये करवा दूंगा मैं ये इशू रिजॉल्व, पर जब तक नहीं होता तो तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। अब देखिए ना, एयरपोर्ट वाली बात ये है कि आप टूरिज्म डेवलप कर रहे हो, टूरिज्म हब बना रहे हो, पंजाब की नंबर 1 टूरिज्म हब बन रही है, करोड़ों रुपया वहाँ पे लग रहा है, लोग आएंगे कैसे? जो गोवा से आ रहा है, जो यूपी से आ रहा है, गुजरात से आ रहा है, केरला से, वो कैसे आएगा? ट्रेन में 2-2 3-3 दिन लगा के थोड़ा आएंगे, वो तो बाई एयर ही आएंगे। तो एयरपोर्ट चलना हमारा बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। ये जैसे मर्जी पंजाब सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में तालमेल करके इसको चलवाएं। और रही बात वंदे भारत की, मेरे को 4 दिन पहले स्टेशन मास्टर जी से मैसेज आता है कि 30th को आपने आना है, हमारी वंदे भारत का स्टॉपेज है, आपको दिखाया जाएगा, आधा घंटा यहाँ रुकेगी कैंट में। 2 दिन बाद मुझे मैसेज आता है कि नहीं, वो कैंसिल हो गया है। इसका मतलब पहले यहाँ पे स्टॉप था, ये किसी ने अपना स्टॉप लेने के लिए हमारा स्टॉप कैंसिल करवाया है। अब ज़्यादा पॉलिटिकल बातों में मैं नहीं जाना चाहूँगा, अश्विनी जी इसको देखें कि अगर हमारा स्टॉप था तो वो पर कैंसिल आप कैसे एक हुआ। बात तो मानते हो कि है तो ये पॉलिटिकल विल ना, यस यस। पॉलिटिकल विल होगी, पॉलिटिकल हमारा पॉलिटिकल लीडर स्ट्रांग होगा तो कुछ भी हो सकता है। देखिए आज ही मैंने सुबह न्यूज़ पढ़ी है, सोम प्रकाश जी होशियारपुर के हैं, उन्होंने फगवाड़ा और जलंधर दोनों जगह पे अमृतसर और दिल्ली वाली वंदे भारत रुकवा ली है। उनको लेटर आ गई, उन्होंने लेटर डाल दिया है फेसबुक पे कि मंत्री, जो माननीय मंत्री हैं, रेल मंत्री, उन्होंने लिखा है कि आपकी मांग थी कि फगवाड़ा में और जलंधर कैंट में हॉल्ट चाहिए, तो वंदे भारत वहाँ रुकेगी। कितनी दूर है? 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वहाँ पे रुक रही है वंदे भारत। बड़ी हैरानी की बात है। पॉलिटिकल विल पावर चाहिए और हमारा पठानकोट भी नक्शे में ऊपर आ सकता है। धन्यवाद मनिंदर जी, आपका हमने समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप दर्शकों से ये अपील करूँगा कि आप हमें मुद्दे बताइए, हम मुद्दे आपके एडमिनिस्ट्रेशन तक लेकर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि उन मुद्दों को हम किसी भी तरह से हल करवा सकें। इसी तरह से जैसे आज मनिंदर जी आए हैं, कल कोई और आएगा, अगर मनिंदर जी की हमें दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो हम दोबारा बुलाएंगे। क्यों मनिंदर जी? जरूर जी, आई विल डेफिनेटली कम। धन्यवाद, थैंक यू।